हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैन फ्रैंकिस लियोटार्ड की। जैन फ्रैंकिस लियोटार्ड पोस्ट मॉडर्निज्म के एक थियरिस्ट हैं, लेकिन इनको जानने से पहले हमें थोड़ा जानना पड़ेगा मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में। दोस्तों, मॉडर्निज्म के अंदर ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर फोकस किया जाता था। अब ऑब्जेक्टिविटी को जानते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये था कि जब भी हम कोई थियरी दें तो वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, यानी जब हम कोई बात कहें, कोई थ्योरी प्रेजेंट करे, कोई टर्म अपना जो है इन्वेंट करे, तो वो यूनिवर्सल होना चाहिए, यानी सभी लोग उसको मानने लगे, सभी लोग उसको एक्सेप्ट करने लगे, और जो भी हम बात कहें वो सबके फायदे की हो। ये बात हो रही थी मॉडर्निज्म के अंदर। लेकिन 1970 आते आते एक न्यू दौर शुरू हो जाता है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म एज। पोस्ट मॉडर्निज्म एज के अंदर कहा गया कि कोई भी ऐसी बात नहीं कही जा सकती जो कि ऑब्जेक्टिव हो और यूनिवर्सल हो। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर हर इंसान एक दूसरे से अलग है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बात के ऊपर सभी हाँ बोले या किसी बात को लेकर सभी ना बोले? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर जोर दिया गया सब्जेक्टिविटी के ऊपर, यानी हर इंसान जो है अलग सोचता है, उसकी जो आइडियोलॉजी है एक दूसरे से अलग होती है। अब इसको थोड़ा सा आसान कर कर सोचते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म में यह कहा गया कि देखो, हर इंसान का धर्म अलग है। अब आप कहेंगे कि नहीं, धर्म तो सबके सेम हो सकते हैं। ठीक है, मान लो उन दोनों का धर्म सेम है, तो फिर उनकी बिरादरी अलग अलग है। अब मान लो उनकी बिरादरी भी सेम है और उनके धर्म भी सेम है, तो फिर बिरादरी के अंदर दूसरी सब कास्ट होती हैं, वो उनकी अलग हो सकती हैं। मान लो वो भी उनकी सेम है, तो फिर उनकी आइडियोलॉजी अलग होगी। एक पढ़ा हुआ होगा तो उसकी थोड़ी पढ़ाई लिखाई की सोच होगी, एक अनपढ़ होगा तो उसकी थोड़ी उस तरह की सोच होगी, कोई किसान होगा तो उसकी किसानी से रिलेटेड सोच होगी, और कोई ड्राइवर होगा तो उसकी ड्राइवर से रिलेटेड सोच होगी। तो एक इंसान किसी भी चीज को लेकर अलग अलग सोचता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज को लेकर सब एक जैसा सोचे या सब उसको एक सुर में और एक लाइन में उसको एक्सेप्ट करके चले जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। तो जैन फ्रैंकिस लियोटार्ड ने यही बात कही है कि पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर सब्जेक्टिविटी के ऊपर जो है गौर किया गया, और जो एक मेटा नैरेटिव चलता आ रहा था मॉडर्निज्म के अंदर, यानी बात ऐसी हो जो कि सब माने ऑब्जेक्टिव हो, तो इन्होंने जो इनकी जो फेमस थियरी है जैन फ्रैंकिस लियोटार्ड की, इन्होंने मेटा नैरेटिव के ऊपर बात की है जो कि लगभग मॉडर्निज्म के अंदर चली आ रही थी। इन्होंने कहा कि ये एज मेटा नैरेटिव नहीं है, बल्कि ये कैसी एज चल रही है? मिनी नैरेटिव चल रही है। ठीक है, मिनी नैरेटिव। तो यहां पर जब भी जैन फ्रैंकिस लियोटार्ड को आप याद रखेंगे तो मेटा नैरेटिव के हिसाब से याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेटा नैरेटिव के अपोजिशन में, इसके अपोजिट में अपनी थियरी को दिया है, और इन्होंने खंडन किया है मेटा नैरेटिव थियरी का। मेटा नैरेटिव जो इन्होंने टर्म यूज किया है, इसको ग्रैंड नैरेटिव या इसको मेटा नैरेटिव, दोनों एक ही बात है, दोनों इसी के नाम है कि मेटा नैरेटिव या ग्रैंड नैरेटिव जो टर्म दिया गया है ये पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में दिया गया है। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ये जैन फ्रैंकिस लियोटार्ड की एक बुक का नाम है। तो लियोटार्ड ने एक बुक लिखी पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, और उस बुक के अंदर इन्होंने मेटा नैरेटिव या ग्रैंड नैरेटिव टर्म को दिया था। उन्होंने कहा है इस बुक के अंदर जो उनका इंपॉर्टेंट टर्म है वो है नॉलेज। उन्होंने कहा है कि नॉलेज भी एक चीज की तरह जो है ट्रीट की जाती है, उसके साथ में बर्ताव किया जाता है। क्यों? क्योंकि आजकल का जो दौर है वो ऐसा है कि नॉलेज को भी एक चीज की तरह देखा जा रहा है। पहले ये माना जाता था कि जो नॉलेज है वो एब्स्ट्रैक्ट है, आप नॉलेज को डिवाइड नहीं कर सकते, आप नॉलेज को बांट नहीं सकते, आप नॉलेज को बेच नहीं सकते। लेकिन लियोटार्ड ने कहा कि नॉलेज को भी, ज्ञान को भी इज बीइंग ट्रीटेड एज अ कमोडिटी, एक चीज की तरह ट्रीट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि नॉलेज को भी आजकल बेचा जा रहा है एज अ थिंग, एक वस्तु की तरह। तो ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। इन्होंने नॉलेज की बात की कि नॉलेज को भी एक कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि नॉलेज को भी एक वस्तु की तरह आजकल बेचा जा रहा है। अब जानते हैं कि मेटा नैरेटिव होता क्या है।
मेटा नैरेटिव एक तरह की स्टोरी होती है या एक ऐसी कल्चर होती है जो बिलीफ की बात करती है, इंसानों के जो यकीन है, उनके जो विश्वास है, उनकी बात करती है, एंड प्रैक्टिस, और उनकी प्रैक्टिस की बात करती है, उनके अंदर जो रस्म चल रही है, जो उनके रिवाज है, जो उनकी परंपराएं हैं। मेटा नैरेटिव एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी कल्चर है जो इंसानों के बिलीफ की, उनके विश्वास की, उनके यकीन की, उनके धर्म की और उनकी परंपराओं की बात करती है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि मेटा नैरेटिव आखिर होता क्या है। तो मेटा नैरेटिव कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि इस तरह की स्टोरी होती है, ये इस तरह की कोई कल्चर होती है जो इंसानों के यकीन की, विश्वास की, बिलीफ की और उनकी प्रैक्टिस की बात करती है। नेक्स्ट कहा है मेटा नैरेटिव यूज्ड बाय द मॉडर्निस्ट पीपल, कि मेटा नैरेटिव को कौन लोग यूज करते थे? मॉडर्निस्ट पीपल यूज करते थे। मैंने बोला था कि मॉडर्निज्म में ऑब्जेक्टिविटी की बात हो रही थी, तो उन लोगों ने मेटा नैरेटिव वर्ड का, टर्म का यूज किया था। तो मेटा नैरेटिव जो टर्म है वो जो मॉडर्निस्ट पीपल हैं, जो आधुनिक लोग थे, उन्होंने इस टर्म को दिया था और इस टर्म पर वो काम किया करते थे। या जो मॉडर्निस्ट लोगों से पहले आए थे, उन्होंने इसको मेटा नैरेटिव का नाम दिया था। यानी मॉडर्निज्म या उससे पहले जो समय रहा, उन्होंने ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर काम किया था। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जैसे जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म आया 1970 में, तो उस समय मेटा नैरेटिव की जगह बात होने लगी किसके ऊपर? सब्जेक्टिविटी के ऊपर। और सब्जेक्टिव को उन्होंने मिनी नैरेटिव बोला। मिनी यानी हर इंसान की सोच अलग है, हर इंसान की बिलीफ अलग है, हर इंसान की प्रैक्टिस अलग है। कहते हैं कि मेटा नैरेटिव इज अ बिलीफ सिस्टम एंड आइडियोलॉजीज डेवलप्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग अदर पीपल। कि मेटा नैरेटिव एक तरह का ऐसा बिलीफ सिस्टम है, एक ऐसा विश्वास का एक सिस्टम है, पूरी लाइन है, और एक आइडियोलॉजी है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसको इसलिए डेवलप किया गया था, इसलिए बनाया गया था ताकि दूसरे लोगों को कंट्रोल किया जा सके। यानी कोई एक ऐसा सिस्टम बना दो यकीन और विश्वास का, या कोई ऐसी आइडियोलॉजी बना लो ताकि दूसरे लोगों को भी कंट्रोल किया जा सके, और जो एक सोशल मेंटेनेंस है उसको किया जा सके, और पॉलिटिकल सिस्टम को भी देखा जा सके। तो मेटा नैरेटिव के अंदर फिर आपको मैं एक बार फिर बता रहा हूं, मेटा नैरेटिव के अंदर बात किसकी हो रही थी? ऑब्जेक्टिविटी की। क्योंकि मेटा नैरेटिव चलता था मॉडर्निज्म के अंदर, और मॉडर्निज्म के अंदर बात होती थी ऑब्जेक्टिविटी की। यानी कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम बनाया जाए, कोई ऐसी आइडियोलॉजी बनाई जाए ताकि दूसरे लोगों को कंट्रोल किया जा सके, उनके सोशल सिस्टम को कंट्रोल किया जा सके, उनके पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल किया जा सके। ऐसी आइडियोलॉजी पर काम चल रहा था मॉडर्निज्म दौर के अंदर। लेकिन यहां पर मेटा नैरेटिव के अंदर हमने फिर बाद में देखा कि उसके अंदर फॉल्स और इनकम्प्लीट ट्रूथ को लिखा गया। यानी मेटा नैरेटिव थियरी फेल हो गई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें फॉल्स नजर आई और इनकम्प्लीट ट्रूथ नजर आया। आप किसी भी आइडियोलॉजी को, किसी भी बिलीफ को सब इंसानों के ऊपर कैसे थोप सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो बाद में आगे चलकर पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर मेटा नैरेटिव में फॉल्स दिखाई दिए और इनकम्प्लीट ट्रूथ दिखाई दिए। मेटा नैरेटिव का मतलब यह है कि ट्राई टू एम्पावर। हालांकि लोगों ने कहा मॉडर्निज्म के अंदर के मेटा नैरेटिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसका पर्पस ये है कि लोगों को एम्पावर किया जाए, उनको पढ़ाया जाए, उनको सिखाया जाए और उनको एक तरह से तरक्की कराई जाए, ये बोलते थे वो। अब एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एवरी काइंड ऑफ सोसाइटी डेवलप मेटा नैरेटिव फॉर इटसेल्फ, कि हर एक सोसाइटी के अपने कुछ मेटा नैरेटिव होते हैं। मेटा नैरेटिव आप ये ना समझे कि अजीब सा टर्म है, बल्कि आप ये कहें कि हर सोसाइटी के अपने कुछ बिलीफ होते हैं, हर सोसाइटी की अपनी कुछ परंपराएं होती हैं, अपने कुछ उसके यकीन और विश्वास होते हैं, रस्म रिवाज होती हैं, परंपराएं होती हैं। तो हर सोसाइटी का ऐसे ही होता है। जैसे कि इंडिया है, तो इंडिया अपने आप को क्या कहती है? डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर सरफेस लेवल पर हम देखें तो इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन क्या यहाँ पर लोकतांत्रिक जो एक सिस्टम है, क्या वो पूरी तरीके से है? वो पूरी तरीके से लागू नहीं है। कहीं भी आप देखें बार बार आवाज उठती रहती है, कहीं वोटिंग के ऊपर आवाज उठ जाती है, कभी कैसी आवाज। तो कहते हैं लोग कि यहाँ पर डेमोक्रेसी को खतरा है या उसको खतरा है। तो यहाँ पर बात हो रही है डेमोक्रेटिक के, पूरी दुनिया ये माने कि इंडिया डेमोक्रेटिक है। ये आइडियोलॉजी बनाई गई थी कि जो इंडिया है, हिंदुस्तान है, वो कैसा है? डेमोक्रेटिक। यहाँ पर लोकतंत्र चलता है। लेकिन क्या यहाँ पर लोकतंत्र चलता है? आप श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि वाकई यहाँ पे डेमोक्रेसी है? आप श्योरिटी के साथ में नहीं कह सकते। अगर आप इसकी वोटिंग कराए के यहाँ पर डेमोक्रेसी माने आम लोगों की सरकार, तो आप ये बोलेंगे
अगर आप वोटिंग कराएं तो लगभग 50-50 हो सकता है, या 70-50 हो सकता है, या जो भी है, लेकिन कभी भी पूरे के पूरे लोग ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये डेमोक्रेसी है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही आप बोल सकते हैं कि इंडिया के अंदर क्या है, एक शांति बनी हुई है, कि इंडिया एक शांत देश है, लेकिन यहाँ पर शांति है नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जो ओवरऑल आइडियोलॉजी है उसको मेटा नैरेटिव बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, दंगे भी होते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है, कभी यहाँ पर इलेक्शन के ऊपर आवाज उठ जाती है, कभी किसी के ऊपर आवाज उठ जाती है, कभी किसी चीज के ऊपर आवाज उठती रहती है। तो इस तरह से जो एक ऑब्जेक्टिविटी थी वो फेल हो गई। और यहां पर इन्होंने कहा है कि मेटा नैरेटिव का मतलब ये है कि इंसानों को क्या करना है, एजुकेट करना है, दूसरे लोगों को एजुकेट करना है और उनको नॉलेज देनी है। अब यहां पर हम इसको आगे देखें, ये चीज हमें कोलोनाइजेशन के अंदर भी दिखाई दी। कोलोनाइजेशन के अंदर क्या हुआ, वही बात है कि हमें दूसरे लोगों को पढ़ाना है, सिखाना है, उनको इंसान बनाना है, उनको डिसिप्लिन सिखाने हैं, उनको सिविलाइज करना है, ये मानते थे यूरोप के लोग। यहाँ पर भी वही बात है कि यूरोपियन, जो वेस्टर्न यूरोपियन वर्ल्ड है, वो अपनी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन की हाइट पर था, वो पूरी तरीके से अपने आप को सिविलाइज बना चुके थे। और उन्होंने कहा कि अगर ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाना है तो उनका काम यह है कि वो दूसरे लोगों को भी, जो वेस्ट के लोग हैं, दूसरे लोग, उनको, कि वेस्ट के जो लोग हैं वो ईस्ट के लोगों को सिविलाइज करें। यानी यूरोप के लोग जाएं, इंग्लैंड के लोग जाएं, अमेरिका के लोग जाएं, फ्रांस के लोग जाएं, ये लोग जाएं और जो दूसरे ईस्ट कंट्रीज हैं उनको सिविलाइज करें। यही उनका जॉब है, यही उनका काम है, और इसी काम की वजह से जो ह्यूमन रेस है वो आगे बढ़ेगी। तो यहां भी कोलोनाइजेशन के अंदर भी हमें मेटा नैरेटिव देखा जा सकता है। लेकिन यहां पर ये तो बात हो रही थी अभी मॉडर्निज्म की, लेकिन अब हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म की। पोस्ट मॉडर्निज्म में कहा गया मिनी नैरेटिव। मिनी नैरेटिव माने सब्जेक्टिव, कि आप किसी भी आइडियोलॉजी को ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते, बल्कि हर आइडियोलॉजी, हर प्रैक्टिस, हर बिलीफ मिनी नैरेटिव होता है। पोस्ट मॉडर्न फॉलो मिनी नैरेटिव, के पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर मिनी नैरेटिव को फॉलो किया गया, मेटा नैरेटिव को फॉलो नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि मेटा नैरेटिव का मतलब ये है कि आप जो भी बात करें वो कैसी होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए। मेटा नैरेटिव का मतलब यही था कि आप ऐसी प्रैक्टिस लाएं, आप ऐसा यकीन लाएं, ऐसी आइडियोलॉजी लाएं, आप ऐसा धर्म लेकर आए, आप ऐसी थियरी लेकर आए जो कि पूरी तरीके से यूनिवर्सल हो। लेकिन ये चीज नहीं चल सकी। दे आर स्टोरीज दैट एक्सप्लेन स्मॉल प्रैक्टिस एंड लोकल इवेंट्स विदाउट प्रिटेंडिंग यूनिवर्सलिटी एंड फाइनलिटी। ये कह रहे हैं कि मिनी नैरेटिव के अंदर क्या है, मिनी नैरेटिव स्मॉल प्रैक्टिसेस हैं, छोटी छोटी, यूनिवर्सल नहीं है, बल्कि स्मॉल प्रैक्टिस, छोटी छोटी प्रैक्टिस है, एंड लोकल इवेंट, और जो किसी भी लोकल गांव की जो परंपराएं हैं, शहरों की परंपराएं हैं, उनके ऊपर ये काम करते हैं। और ये कभी भी ये नहीं कहते कि हमारी थियरी यूनिवर्सल है या हमारी थियरी फाइनल है, इसके अलग भी हो सकती है, फाइनल कभी नहीं कहते। मॉडर्निज्म के अंदर ऑब्जेक्टिविटी की बात होती थी कि आपको ऑब्जेक्टिविटी को ही मानना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि मिनी नैरेटिव के अंदर किसी भी फाइनल जो है रिजल्ट की बात होती नहीं है, ना ही कभी यूनिवर्सैलिटी की बात होती, बल्कि स्मॉल प्रैक्टिस। हमारी ये सोच है, हो सकता है आपकी अलग हो, तो इट डजंट मैटर, हम आपकी सोच की बात नहीं करते। हमारी परंपराएं ये हैं, हो सकता है आपकी परंपराएं अलग हो। कह रहे हैं देखा जाता है कि हिस्ट्री में और पॉलिटिक्स में और कल्चर में ये ग्रैंड नैरेटिव के जो है आप इनको एग्जांपल मानते हैं कि हिस्ट्री लगभग सेम होती है और पॉलिटिक्स भी सेम होती है और कल्चर। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि अगर हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ भी हमें फॉल्सहुड दिखाई देते हैं इतिहास को लेकर भी। हालांकि इतिहास को माना जाता है कि तारीख है किसी भी जगह की, इतिहास है, वो लोगों का यकीन होता है कि ऐसा हुआ है। लेकिन इतिहास के अंदर और कहीं भी पॉलिटिक्स के अंदर और कल्चर के अंदर भी फॉल्सहुड देखने को मिलते हैं। जो है ट्रूथ वो भी यूनिवर्सल नहीं होते, बल्कि उनके अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप सवाल उठा सकते हैं, है ना, उसका कंप्लेन कर सकते हैं। इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। और कहते हैं कि इन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर मेटा नैरेटिव को रिजेक्ट कर दिया, पूरी तरीके से इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि ये लोग सब्जेक्टिविटी के पक्ष में थे और मॉडर्निज्म में ऑब्जेक्टिविटी का फेवर किया जाता था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं, कोशिश की कि आपको ये समझ आ जाए। आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।